अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। कोई मायने नहीं रखता कहने के लिए मीन नथिंग टू का इस्तेमाल होता है। मीन नथिंग टू का मतलब क्या होगा? कोई मायने नहीं रखना, ठीक है, या कोई मतलब नहीं होना किसी चीज से। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मीन नथिंग टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, टेंस के हिसाब से ये मीन क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। यहाँ थर्ड फॉर्म आया तो मीन्स होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो या प्लूरल है तो यहाँ मीन होगा, पास्ट हो गया तो मीन्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से ये चेंज होता चला जाएगा। जैसे कि देखें, आपकी दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आपकी दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, या इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि आपके दौलत से कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है कहने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, योर वेल्थ मीन्स नथिंग टू मी। योर वेल्थ मीन्स नथिंग टू मी। देखें, मीन्स नथिंग का इस्तेमाल यहाँ पे हो गया है। अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। नाउ ही मीन्स नथिंग टू मी। नाउ ही मीन्स नथिंग टू मी। क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? देखें, ये क्वेश्चन है तो क्या होगा, डू आई मीन नथिंग टू हिम। डू आई मीन नथिंग टू हिम। आपकी बातें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आपकी बातें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो इसके लिए क्या होगा, देखें, यूर टॉक्स मीन नथिंग टू मी। यूर टॉक्स मीन नथिंग टू मी। अब नथिंग टू मी का इस्तेमाल हम कब कर लेंगे? ऐसे जुमले जिसमें हम ये कहते हैं ना कि आपकी दौलत से मेरा कोई मतलब नहीं है, या आपकी दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मतलब कोई मतलब नहीं है या कोई मायने नहीं रखना, उस सेंस में क्या होगा, हम मीन नथिंग टू का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखें, ये नौकरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये नौकरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो क्या होगा, दिस जॉब मीन्स नथिंग टू मी। दिस जॉब मीन्स नथिंग टू मी। सोच समझ के कहने के लिए इंग्लिश में थॉटफुली का लफ्ज इस्तेमाल होता है। किस चीज का इस्तेमाल होता है? थॉटफुली का लफ्ज सोच समझ के इस लफ्ज के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, पहले हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद थॉटफुली का इस्तेमाल कर लेंगे। सेंटेंसेस में कोई कैद नहीं है, देखें यहाँ पे पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सोच समझ के बात करो। सोच समझ के बात करो। स्पीक थॉटफुली। स्पीक थॉटफुली। आपको सोच समझ के ये मोबाइल खरीदना चाहिए। आपको सोच समझ के ये मोबाइल खरीदना चाहिए। You should buy this mobile thoughtfully. You should buy this mobile thoughtfully. सोच समझ के सवाल हल करो। सोच समझ के सवाल हल करो। Solve question thoughtfully. Solve question thoughtfully. मैंने ये सब सोच समझ के किया है। मैंने ये सब सोच समझ के किया है। I have done this all thoughtfully. I have done this all thoughtfully. He took decision thoughtfully. इसी तरह देखें, असलम को सोच समझ के वहां जाना चाहिए था। असलम को सोच समझ के वहां जाना चाहिए था, ये माजी के लिए इस्तेमाल हो गया है। तो क्या होगा, देखें, अहमद should have gone there thoughtfully. अहमद, असलम should have gone there thoughtfully. इसी तरह देखें, मैं ये काम सोच समझ के कर रहा हूं। मैं ये काम सोच समझ के कर रहा हूं। अब यहां पे देखें, आई एम डूइंग दिस वर्क थॉटफुली। यहां पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल हुआ। आई एम डूइंग दिस वर्क थॉटफुली। मानो या ना मानो कहने के लिए इंग्लिश में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए? मानो या ना मानो के लिए। अब इसका जो फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, बिलीव इट और नॉट के बाद आप सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। अब सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे कजेटिव भी लग सकते हैं, यहाँ पे टेंसेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है।
तो इनके लिए अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो हमारे लेक्चर पहले से ही इस पे अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट से वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए मानो या ना मानो कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिलीव इट और नॉट का। अब देखें ये एग्जाम्पल है हमारे पास, मानो या ना मानो वो दिन रात मेहनत करता है। तो इसके लिए क्या होगा, देखें बिलीव इट और नॉट ही वर्क्स हार्ड राउंड द क्लॉक। अब दिन और रात कहने के लिए क्या कहेंगे, दिन रात कहने के लिए राउंड द क्लॉक का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हो गया, बिलीव इट और नॉट ही वर्क्स हार्ड राउंड द क्लॉक। ठीक है। दूसरा है हमारे पास, देखें मानो या ना मानो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो इसके लिए क्या होगा, देखें बिलीव इट और नॉट आई डू नॉट टेल अ लाई। बिलीव इट और नॉट आई डू नॉट टेल अ लाई। मानो या ना मानो अहमद टेस्ट में पहली पोजीशन लेगा। क्या है ये, मानो या ना मानो अहमद टेस्ट में पहली पोजीशन लेगा। इसका ट्रांसलेशन होगा बिलीव इट और नॉट अहमद विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन अ टेस्ट। बिलीव इट और नॉट अहमद विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन टेस्ट। ठीक है। इसी तरह से देखें मानो या ना मानो वो एक अच्छा आदमी है। मानो या ना मानो वो एक अच्छा आदमी है, इसके लिए क्या करेंगे हम, बिलीव इट और नॉट ही इज अ गुड पर्सन। बिलीव इट और नॉट ही इज अ गुड पर्सन। लास्ट हमारे पास जो मिसाल है, देखें मानो या ना मानो ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है। मानो या ना मानो ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है। बिलीव इट और नॉट दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर अस। बिलीव इट और नॉट दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर अस। दैट्स द वे, ऐसे ही इसी तरीके से, मतलब ऐसे ही या इसी तरीके से कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट्स द वे। ठीक है। मतलब वो तरीक़ाकार जिसके जरिए आप काम कर रहे होते हैं या हम काम कर रहे होते हैं, उस तरीक़ाकार को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, दैट्स द वे। अब इसका जो फार्मूला बनेगा, देखें पहले हम दैट्स द वे लगाएंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी है टेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखें ऐसे ही बोलूंगा मैं, ऐसे ही बोलूंगा मैं, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं मैं ऐसे ही बोलूंगा। अब जैसे कि देखें दैट्स द वे आई विल स्पीक, दैट्स द वे आई विल स्पीक, इसमें हम क्या बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब यही मेरा अंदाज होगा, बोलने का मेरा अंदाज ऐसा ही होगा, ये बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट्स द वे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह देखें मैं ऐसे ही काम करूंगा, मैं ऐसे ही काम करूंगा, या मैं ऐसे ही काम करूंगा, या ऐसे ही काम करूंगा मैं, मतलब मेरे काम करने का तरीक़ाकार यही होगा कहने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दैट्स द वे आई विल वर्क, दैट्स द वे आई विल वर्क। हम अक्सर कहते हैं ना मैं ऐसे ही काम करूंगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। इस तरह के जो जुमले होते हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट्स द वे का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह देखें ऐसे ही पढ़ता हूं मैं, ऐसे ही पढ़ता हूं मैं, या मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, दोनों सूरतों में मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स द वे आई रीड, दैट्स द वे आई रीड। ऐसे ही खाता है वो, ऐसे ही खाता है वो, क्या होगा, दैट्स द वे ही ईट्स, दैट्स द वे ही ईट्स। देखें ना यहाँ पे ही ईट्स का इस्तेमाल हुआ क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पे इस्तेमाल किया। आगे सेंटेंस जो है वो ऐसे ही हंसा करता था, वो ऐसे ही हंसा करता था, ये माजी की बात है। देखें तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दैट्स द वे ही यूज्ड टू लाफ, दैट्स द वे ही यूज्ड टू लाफ। वो खाना ऐसे ही पकाया करती थी, वो खाना ऐसे ही पकाया करती थी, तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखें दैट्स द वे शी यूज्ड टू कुक फूड, दैट्स द वे शी यूज्ड टू कुक फूड। वो ऐसे ही गाना गाएगा, वो ऐसे ही गाना गाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, दैट्स द वे ही विल सिंग अ सॉन्ग, दैट्स द वे ही विल सिंग अ सॉन्ग। मेरी सुनो या तो चले जाओ कहने के लिए माई वे और दी हाईवे,
माई वे और दी हाईवे का इस्तेमाल होता है। या तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेरी चलती है कहने के लिए। अब ये माई जो है देखें, मेरी चलती है कहने के लिए या मेरी सुनो कहने की माई वे और दी हाईवे कहेंगे, या उसकी सुनो या चले जाओ कहने के लिए हिज वे और दी हाईवे का इस्तेमाल होगा। मतलब ये माई क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा बंदे के हिसाब से। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट के बाद इट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर समवन्स वे और हाईवे। देखिए मैंने समवन्स हाईवे इसलिए किया है, समवन्स की जगह में माई भी कर सकते हो, हिज भी कर सकते हो, हर्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखें, अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो मेरी सुनो या तो चले जाओ। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो मेरी सुनो या तो चले जाओ। मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, जो भी होगा मेरी मर्जी से काम होगा। इस सेंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश कैसे होगा देखें, इफ यू वॉन्ट टू वर्क हियर इट्स माई वे और द हाईवे। इफ यू वॉन्ट टू वर्क हियर इट्स माई वे और द हाईवे। अब इट इज के लिए आप इट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखें, मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या तो चले जाओ। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या तो चले जाओ। इसमें क्या कहने का मकसद है, कहने का मकसद ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो कर लो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, अगर करना है तो आप यहां से चले जाएं। इस सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, इट्स माई वे और द हाईवे। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, इट इज माई वे और द हाईवे। अब यहां पे देखें, ऑफिस में सिर्फ बॉस की चलती है, कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सकता। अब यहां पे देखें, इसको इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ बॉस की चलती है मतलब उसकी मर्जी का काम होता है हर काम। इसको इंग्लिश में देखें, इन ऑफिस इट्स बॉस इज वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। अब यहां पे भी वही इस्तेमाल हो गया। देखें, जो माई वे था वो क्या हो गया, बॉस इज वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। मतलब चलना, किसी की बात चलना, मतलब मर्जी चलने के सेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इस तरह से देखें, सुनो यहां सिर्फ मेरी चलती है, सुनो यहां सिर्फ मेरी चलती है। अब देखें, ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सुनो, मेरी सुनो या चले जाओ कहो, या यहां सिर्फ मेरी ही चलती है, दोनों का सेंस क्या है, सेम है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा देखें, लिसन हियर इट्स माई वे और द हाईवे। लिसन हियर इट्स माई वे और द हाईवे। वेनेवर इट इज सीन का इस्तेमाल कर लेते हैं किस चीज के लिए, जब देखो कहने के लिए। इसको जब भी देखो भी कह सकते हो या जब कभी भी देखा जाए, इन तीनों सेंसेस में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेनेवर इट इज सीन कहने के लिए। ठीक है, अब देखें यहां पे वेनेवर इट इज सीन, उसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कीप या कीप्स, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये कीप्स का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, बाकी सबके साथ कीप का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, जब देखो वो अंग्रेजी बोलता रहता है, जब देखो वो अंग्रेजी बोलता रहता है, तो यहां पे देखें, वेनेवर इट इज सीन ही कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। वेनेवर इट इज सीन ही कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे कि मैंने कहा था कि कीप्स का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ कर लेंगे। इसी तरह देखें, जब देखो आप मुझे डांटते रहते हैं, जब देखो आप मुझे डांटते रहते हैं, तो क्या होगा, वेनेवर इट इज सीन यू कीप स्कोल्डिंग मी। वेनेवर इट इज सीन यू कीप स्कोल्डिंग मी। देखें यहाँ पे यू के साथ फिर क्या हो गया, कीप का इस्तेमाल हो गया, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है। जब देखो वो गेम खेलता रहता है, जब देखो वो गेम खेलता रहता है, वेनेवर इट इज सीन he keeps playing game. Whenever it is seen, he keeps playing game. जब देखो असलम काम करता रहता है, जब देखो असलम काम करता रहता है, whenever it is seen, असलम keeps working. Whenever it is seen, असलम keeps working. जब देखो वो लड़ता रहता है, जब देखो वो लड़ता रहता है, अगर इसको इस तरह से भी कह सकें तो ठीक है, जब भी देखो वो लड़ता रहता है या जब देखो वो लड़ता रहता है, तो इसको क्या करेंगे देखें, इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, whenever it is seen he keeps fighting.
whenever it is seen he keeps fighting। गलती करना ये इस्तेमाल होगा screwed up। क्या है? screwed up का इस्तेमाल कर लेंगे कोई भी गलती करने के लिए, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर उसके बाद screwed up, उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। इसमें ऑब्जेक्ट कोई भी आ सकता है। जैसे कि देखें, मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी दे के गलती की। मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी दे के गलती की, तो क्या होगा? आई स्क्रूड अप टू गिव यू माई कार। आई स्क्रूड अप टू गिव यू माई कार। उसने यहां आके गलती की। उसने यहां आके गलती की, तो क्या होगा? He screwed up to come here। He screwed up to come here। इसका मतलब ये होगा कि आने के बाद कोई नाखुशगवार वाक़ा हुआ होगा, ठीक है, तो उसके बाद पछतावे के तौर पे आप ये कह सकते हैं। इस तरह से देखें, मैंने उससे बात करके गलती की। मैंने उससे बात करके गलती की, तो क्या होगा? I screwed up to talk to him। I screwed up to talk to him। उसने हाँ करके गलती की। उसने हाँ करके गलती की, तो क्या होगा? He screwed up to say yes। He screwed up to say yes। मैंने इस कॉलेज में दाखिला लेके गलती की। मैंने इस कॉलेज में दाखिला लेके गलती की, तो क्या होगा? I screwed up to take admission in this college। I screwed up to take admission in this college। लिटल बाय लिटल, लिटल बाय लिटल इस्तेमाल होता है थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके कहने के लिए इंग्लिश में लिटल बाय लिटल का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? देखें, सेंटेंस, फिर उसके बाद लिटल बाय लिटल। अब ये सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हो सकता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? लिटल बाय लिटल का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखें, उसने थोड़ा थोड़ा करके काम खत्म किया। उसने थोड़ा थोड़ा करके काम खत्म किया, मतलब एक साथ सारा काम नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? कम कम करते हुए, मतलब थोड़ा थोड़ा करते हुए खत्म कर लिया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखें, ही फिनिश्ड वर्क लिटल बाय लिटल। ही फिनिश्ड वर्क लिटल बाय लिटल। लिटल बाय लिटल किस चीज के लिए इस्तेमाल हो गया? थोड़ा थोड़ा करके कहने के लिए। इसी तरह से देखें, थोड़ा थोड़ा करके खा लो। थोड़ा थोड़ा करके खा लो, तो इसका क्या होगा? ईट लिटल बाय लिटल। ईट लिटल बाय लिटल। थोड़ा थोड़ा करके वो सब कुछ समझ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके वो सब कुछ समझ जाएगा, तो ये क्या होगा? देखें, ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। यहाँ पे देखें, फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल हो गया। अब इसी तरह देखें, आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा? यू शुड सेव मनी लिटिल बाय लिटिल। यू शुड सेव मनी लिटिल बाय लिटिल। इन नो हरी। इन नो हरी का मतलब है जल्दी नहीं, या जल्दी में नहीं कहने के लिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इन नो हरी, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है इधर। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? टेंस जब चेंज होगा तो टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? तब्दील होता रहेगा। जैसे कि देखें, उसे यहां आने की कोई जल्दी नहीं है। उसे यहां आने की कोई जल्दी नहीं है, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वो यहां आने में जल्दी में नहीं है, कहने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब देखें, ही इज इन नो हरी टू कम हियर। ही इज इन नो हरी टू कम हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो गया? देखें, जल्दी के लिए इन नो हरी। इसी तरह देखें, मेरे ख्याल में आपको इंग्लिश सीखने की जल्दी है। मेरे ख्याल में आपको इंग्लिश सीखने में जल्दी है, या सीखने की जल्दी है, यह पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। तो इसका क्या होगा? आई थिंक यू आर इन हरी टू लर्न इंग्लिश। आई थिंक यू आर इन हरी टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव नहीं था, इसलिए यहाँ पे नो का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह देखें, उसे पर्चा हल करने की जल्दी नहीं होगी। उसे पर्चा हल करने की जल्दी नहीं होगी,
इसी तरह से he will be in no hurry to sold paper. He will be in no hurry to sold paper. इसी तरह देखें, उसे गाड़ी खरीदने की जल्दी नहीं थी। उसे गाड़ी खरीदने की जल्दी नहीं थी। ये पास्ट का इस्तेमाल यहाँ हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज होके क्या होगा? He was in no hurry to buy a car. He was in no hurry to buy a car. थोड़ा आराम करो फिर चाय पी लो। थोड़ा आराम करो फिर चाय पी लो। ये हम उस वक्त कहेंगे कि कोई बंदा थका हुआ हो या किसी बंदे को गुस्सा आया हुआ हो, ठीक है। उन दोनों सूरतों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ फिर चाय पी लो फिर चले जाओ। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? देखें, ये क्या है? थोड़ा आराम करो फिर चाय पी लो। तो इसका होगा, देखें, टेक अ चिल पिल देन टेक टी। टेक अ चिल पिल देन टेक टी। इसी तरह से देखें, वो दिन भर पढ़ता है कभी आराम नहीं करता। वो दिन भर पढ़ता है कभी आराम नहीं करता। तो इसका होगा, he studies all day long, never takes a chill pill. He studies all day long, never takes a chill pill. यहाँ पे टेक्स इसलिए हो गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए टेक के साथ ईएस का इजाफा हुआ है। अब इसी तरह देखें, वो सुबह से काम कर रहा है उसे आराम करना चाहिए। अब यहाँ पे मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, वो सुबह से काम कर रहा है उसे आराम करना चाहिए। तो इसका क्या होगा? He has been working since morning, he should take a chill pill. He has been working since morning, he should take a chill pill. इसी तरह से देखें, थोड़ा आराम कर लो फिर पढ़ना। थोड़ा आराम कर लो फिर पढ़ना। ये हम कब कह सकते हैं? अगर कोई बंदा थका हुआ है या लगातार वो पढ़ रहा है तो उसको ये कहना होता है कि थोड़ा वक्फा कर लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर लो। उस वक्त भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखें, टेक अ चिल पिल देन स्टडी। टेक अ चिल पिल देन स्टडी। आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करते हो? आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करते हो? ये सवाल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? देखें, वाई डू यू नॉट टेक अ चिल पिल? वाई डू यू नॉट टेक अ चिल पिल? आपको आराम करने की जरूरत है। आपको आराम करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक अ चिल पिल। यू नीड टू टेक अ चिल पिल। वो थका हुआ है उसे आराम करना होगा। वो थका हुआ है उसे आराम करना होगा। तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखें, he is tired, he will have to take a chill pill. He is tired, he will have to take a chill pill. तो ये टेक अ चिल पिल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आराम करने के लिए, या गुस्से में बंदा है तो उसको शांत होने के लिए, ठीक है, थोड़ा पुरसुकून होने के लिए हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। वन शुड लर्न या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ, मतलब ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना कि बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे, सच बोलना कोई आपसे सीखे। ऐसे जुमलों को जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका फार्मूला कैसे होगा? देखें, वन शुड लर्न के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद फ्रॉम, फिर आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि मी, यू, हिम, हर, ऐसे जो प्रोनाउंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करना है? लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखें, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखें, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। इसको इस तरह से भी आप कह सकते हो, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आप शुरू में वन शुड लर्न लगाओ या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ आप लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें, अंग्रेजी बोलना तो कोई आपसे सीखे। अंग्रेजी बोलना तो कोई आपसे सीखे। इसका क्या होगा? देखें, वन शुड लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम यू। वन शुड लर्न इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम यू। इसी तरह देखें, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। इसके लिए होगा, देखें, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। वन शुड
learn making excuses from you। यहाँ पे making lame excuses भी आप कह सकते हैं, हीले बहाने बनाने को, ठीक है। इस तरह से देखें, सच बोलना तो कोई उससे सीखे, सच बोलना तो कोई उससे सीखे। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रूथ फ्रॉम हिम, वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रूथ फ्रॉम हिम। तो ऐसे जुमले जैसे कि खाना बनाना कोई आपसे सीखे, कहने के लिए क्या कहेंगे आप? लर्न, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। भाई उसके लिए आपने क्या करना है, शुरू में वन शुड लर्न लगाना है या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ के बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद फॉर्म, लास्ट में जो आप लगा देंगे वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब है तय होना ही है, मतलब ये डन है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, काम को होना ही है या तय है, मतलब वहां पे तय ही होता है, वो काम हो ही जाता है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होगा देखें, शुरू में हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके हेल्पिंग बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बाउंड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि देखें, उसे तो जाना ही है, उसे तो जाना ही है, मतलब उसका जाना क्या है? तय है। या ये भी कह सकते हो कि इस तरह से तर्जुमा कर सकते हो कि उसका जाना तय है या उसे तो जाना ही है। इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ही इज बाउंड टू गो, ही इज बाउंड टू गो, मतलब उसका जाना क्या था? तय था, फिक्स था, जाना ही था हर सूरत में। इसी तरह देखें, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, तो इसका क्या होगा देखें, लव वॉज बाउंड टू हैपन, लव वॉज बाउंड टू हैपन। मुझे तो बोलना ही था, मुझे तो बोलना ही था का मतलब क्या है? ये तय था, मुझे क्या करना था? वहां पे बोलना ही था। तो ये इस तरह से होगा, देखिए, आई वॉज बाउंड टू स्पीक, आई वॉज बाउंड टू स्पीक। इस तरह देखें, उसे तो फेल होना ही था, उसे तो फेल होना ही था, ये तय था क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था या कुछ भी कोई रीजन था जिसकी वजह से उसको फेल तो होना ही था। तो इसके लिए क्या होगा देखें, ही वॉज बाउंड टू फेल, ही वॉज बाउंड टू फेल। व्हाट वॉज द नीड इस्तेमाल होता है, देखें, क्या जरूरत थी। उर्दू में हम अक्सर कहते हैं क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, क्या ज़रूरत थी मोबाइल ख़रीदने की। ये जो जुमले होते हैं इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो व्हाट वाज द नीड का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, देखें, व्हाट वाज द नीड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड्स। ये पास्ट के लिए, ठीक है, पास्ट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, तो इसका क्या होगा देखें, व्हाट वाज द नीड टू टेल अ लाई, व्हाट वाज द नीड टू टेल अ लाई। क्या जरूरत थी उसे दावत देने की, क्या जरूरत थी उसे दावत देने की, तो क्या होगा देखें, व्हाट वाज द नीड टू इनवाइट हिम, व्हाट वाज द नीड टू इनवाइट हिम। क्या जरूरत थी इस मोबाइल को खरीदने की, क्या जरूरत थी इस मोबाइल को खरीदने की, तो क्या होगा, व्हाट वाज द नीड टू बाय दिस मोबाइल, व्हाट वाज द नीड टू बाय दिस मोबाइल। प्लीड फॉर, ये प्लीड फॉर होता है वकालत करना, ठीक है, वकालत करना। हम अक्सर कहते हैं यार आप उसकी वकालत क्यों करते हो, आप तो हमेशा उसकी वकालत करते हो, वो उसकी वकालत करता है। ऐसे उर्दू जुमले हम बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हम प्लीड फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका फार्मूला ये होगा कि देखें, प्लीड फॉर के बाद समवन, मतलब जिसकी वकालत की जाती है उसका यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोनाउन लग जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, मतलब, ठीक है, प्लीड फॉर के बाद क्या करना है आपने, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लो या नाउन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, हर वक्त आप उसकी वकालत क्यों करते हो, हर वक्त आप उसकी वकालत क्यों करते हो, कहने के लिए क्या कहोगे, वाई डू यू प्लीड फॉर हिम एवरी टाइम, वाई डू यू प्लीड फॉर हिम एवरी टाइम, मतलब क्या हो गया, आप हर वक्त उसकी वकालत क्यों करते हो कहने के लिए, ठीक है। आपने सबके सामने असलम की वकालत की, यह माजी के लिए इस्तेमाल हुआ। देखें, जब यह माजी के लिए इस्तेमाल होगा तो प्लीड का फॉर्म क्या होगा, चेंज होगा। अब जैसे कि देखें, यू प्लीडेड फॉर असलम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन,
यू प्लीडेड फॉर असलम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। यहाँ पे प्लीड जो है प्लीडेड हो गया, ठीक है। इसी तरह देखें, उसकी वकालत मत करो, उसकी वकालत मत करो कहने के लिए क्या कहोगे? डू नॉट प्लीड फॉर हिम, डू नॉट प्लीड फॉर हिम। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांट्स उस वक्त इस्तेमाल होगा जब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे, मतलब ही शी इट या कोई नाम जब होगा तो फिर उसके साथ क्या लगेगा? वांट्स लगेगा। बाकी उसके अलावा जो लगेंगे उनके साथ क्या होंगे? उन सब्जेक्ट्स के साथ वांट का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, मैं चाहता हूं आप अंग्रेजी जबान सीख लें, मैं चाहता हूं आप अंग्रेजी जबान सीख लें, तो क्या होगा? देखें, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एक तो ये होता है कि सादा सा जो वांट होता है, जैसे कि मैं पढ़ना चाहता हूं हो गया तो आई वॉन्ट टू स्टडी या आई वॉन्ट टू गो, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी और बंदे के लिए चाह रहे होते हैं कि वो ऐसा काम करे, तो उस वक्त फिर ये स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, वो चाहता है मैं यहां आऊं, वो चाहता है मैं यहां आऊं। देखे ना, यहां पे वो अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा लेकिन वो मेरे लिए चाह रहा है, तो फिर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसका तर्जुमा होगा, देखें, He wants me to come here, he wants me to come here। देखें यहाँ पे want की जगह में क्या हो गया? wants लग गया, तो इसका मतलब ये है कि he क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे wants लग गया। मैं चाहता हूं आप कॉलेज में दाखिला लो, मैं चाहता हूं आप कॉलेज में दाखिला लो, तो क्या होगा? I want you to take admission in college, I want you to take admission in college। मैं चाहता हूं आप उसकी मदद करें, मैं चाहता हूं आप उसकी मदद करें, तो क्या होगा? I want you to help him, I want you to help him। लास्ट एग्जाम्पल है, देखें, वो चाहता है मैं नया मोबाइल खरीदूं, वो चाहता है मैं नया मोबाइल खरीदूं, तो क्या होगा? He wants me to buy new mobile, he wants me to buy new mobile। तो ये कब इस्तेमाल होगा? ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे होते हो, ठीक है, आप किसी और के लिए चाहते हो या कोई और आपके लिए चाहता है कुछ करने के लिए, तो क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। वरना आप खुद अपने लिए कुछ चाहते हो तो क्या होगा? जैसे कि मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट, ठीक है, मैं खरीदना चाहता, आई वॉन्ट टू बाई, तो फिर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? डायरेक्ट ही उसके बाद ये टू का इस्तेमाल नहीं होता इसी जुमलों में, यहाँ पे आके जुमला खत्म हो जाता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो या आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो वर्ब है यहाँ पे इस्तेमाल होता है इसी जुमलों में। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई बंदा हमारे लिए चाह रहा होता है या हम किसी और के लिए चाहते हैं कि वो कुछ कर ले, तो उस वक्त इस फॉर्मेट का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।